ईरान, ये नाम सुनते ही ग्लोबल टेंशन की बात क्यों होने लगती है? एक तरफ तो हैं इसकी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ है पूरे रीजन पर हावी होने की लड़ाई। चलिए, इस बेहद उलझी हुई जियोपॉलिटिकल पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दुनिया के जो सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वो मिडल ईस्ट में हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरब, मतलब ये छोटा सा इलाका पूरी दुनिया के तेल को कंट्रोल करता है। लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इन सबके पास तो ये हैं। पर इस लिस्ट से मिडल ईस्ट के बड़े तेल वाले देश गायब हैं। ऐसा क्यों? और बस यही सवाल हमें सीधे ईरान पर ले आता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलों का सामना कर रहा है? इसका जवाब छिपा है पावर बैलेंस में। देखिए, यहां पर जो मेन कीवर्ड है वो है न्यूक्लियर डिटरेंस। इसको ऐसे समझिए, अगर दो दुश्मनों के पास ऐसी बंदूकें हों जो दोनों को खत्म कर सकती हैं, तो कोई भी पहले गोली नहीं चलाएगा। बस यही है डिटरेंस। ईरान का मानना है कि न्यूक्लियर वेपन उसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस रीजन में पावर बैलेंस बनाने के लिए यही वाली सेफ्टी देगा। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एटम बम बनाने के लिए एक खास किस्म का यूरेनियम चाहिए होता है, जिसे कहते हैं यूरेनियम 235। लेकिन कुदरती तौर पर जो यूरेनियम मिलता है वो ज्यादातर यूरेनियम 238 होता है। तो इसी नेचुरल यूरेनियम को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारकर उसे एनरिच करके वेपन ग्रेड यूरेनियम 235 बनाया जाता है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ईरान इस रास्ते पर आखिर पहुंचा कहां तक है। आज की तारीख में ईरान ने यूरेनियम को लगभग 60% तक एनरिच कर लिया है, जबकि एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। तो मतलब वो काफी करीब हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल रुकावट बाकी है। पर यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए उसके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई हैं। उसके टॉप साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई। अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पैसों की सप्लाई लगभग बंद ही कर दी। और तो और उसके प्रोग्राम में टेक्निकल तोड़फोड़ की घटनाएं भी लगातार होती रही हैं। चलिए, अब इस कहानी के दूसरे बड़े एंगल पर चलते हैं, जो इस पूरे झगड़े को हवा देता है। मिडिल ईस्ट में लीडरशिप की लड़ाई। और ये लड़ाई है खास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के बीच। जरा इन दोनों देशों के बीच का फर्क देखिए। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है। वहीं सऊदी अरब एक नया देश है जो 1932 में बना। हाँ, जमीन के मामले में सऊदी अरब बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी ईरान की आधी से भी कम है। और यही फर्क ईरान को कहीं ना कहीं खटकता है। और यहीं पर असली टकराव छिपा है। ईरान खुद को मुस्लिम उम्मा यानी पूरी इस्लामिक दुनिया का नेचुरल लीडर मानता है। वो ये साबित करने की कोशिश में लगा रहता है कि सऊदी अरब तो बस अमेरिका का एक पार्टनर है, जबकि असली इस्लामी ताकत तो वही है। यही है रीजनल पावर की असली लड़ाई। और ये दुश्मनी सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में आग की तरह फैली हुई है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन उठाकर देख लीजिए, यमन हो, लेबनान हो या बहरीन, हर जगह ईरान और सऊदी अरब आमने सामने वाले गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर नहीं लड़ते, बल्कि अपने प्रॉक्सीज यानी अपने मोहरों के जरिए एक दूसरे को लगातार कमजोर करते रहते हैं। तो इससे हम आते हैं ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पर। क्योंकि उसकी ट्रेडिशनल आर्मी अमेरिका या इजराइल जितनी मजबूत नहीं है, तो वो एक अलग ही तरह की जंग लड़ता है, एक शैडो वॉर यानी छाया युद्ध। और इस स्ट्रैटेजी का दिल है प्रॉक्सी वॉर। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ी ताकतें आपस में सीधी टक्कर लेने से बचती हैं और लोकल ग्रुप्स को पैसा, हथियार और सपोर्ट देकर अपने मतलब की लड़ाई लड़वाती हैं। और यही वो चीज़ है जो ईरान को एक बड़ा प्लेयर बनाती है। बिना डायरेक्ट जंग में उलझे वो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए एक परमानेंट सिरदर्द बना रहता है। और ये हैं ईरान के कुछ सबसे बड़े प्रॉक्सी। लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती विद्रोही इनमें सबसे खास हैं। ईरान की एक स्पेशल फोर्स है, कुद्स फोर्स, जिसकी जिम्मेदारी ही इन ग्रुप्स को हथियार देना और उन्हें ट्रेन करना है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ईरान एक शिया देश है, लेकिन हमास तो एक सुन्नी ग्रुप है। तो फिर ईरान हमास को सपोर्ट क्यों करता है? इसका जवाब है प्रैग्मैटिज्म। मतलब ईरान के लिए उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स धार्मिक मतभेदों से ज्यादा जरूरी हैं। हमास का मेन मकसद इजराइल का विरोध करना है, जो ईरान के रीजनल गोल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली पॉलिसी काम करती है।
तो आखिर में अगर ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझना हो तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है। ये सब्र और लगातार कोशिश करते रहने का खेल है। ये स्लाइड ईरान के लॉन्ग गेम को पूरी तरह से समझाती है। वो आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते रहते हैं, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को लगातार मजबूत करते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि ये ग्रुप्स एक दिन अपने अपने देशों में पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेंगे। इससे ईरान के रीजनल गोल अपने आप इनडायरेक्टली पूरे हो जाएंगे। और ये जो कोट है ये स्ट्रैटेजी की असलियत को दिखाता है। भले ही ईरान अपने 100% गोल हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर वो 70 से 80% भी कामयाब हो जाता है तो आखिर में उसे वही मिलेगा जो वो चाहता है। तो अब सवाल यही है कि सब्र, प्रॉक्सी और न्यूक्लियर एम्बिशंस के इस लंबे चेस गेम में मिडिल ईस्ट की सत्ता का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।